किसान को फसल उत्पादन करने से के दौरान कई चरणों से होकर गुजरना होता है। सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। तैयार की हुई मिट्टी में बीज बोए जाते हैं। तीसरा चरण खाद एवं उर्वरक डाला जाता है जिससे पौधों की बढ़ोतरी हो सके। चौथा चरण सिंचाई है। पौधों के अंदर जल मिलना बहुत ज़रूरी है। खरपतवार से सुरक्षा, जो फसल है उसके साथ अवांछित पौधे उग जाते हैं, खरपतवार, उनसे बचाव। और फिर है पकी हुई फसल जो है उसकी कटाई करना। कटाई और कढ़ाई, उसमें से बीज दाने अलग करना। पर अब दाने अलग होने के बाद अभी तक के ये सब चरण कटाई तक हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम जो अनाज हमें प्राप्त हो चुका है, दाने हमें मिल चुके हुए हैं, कटी हुई फसल में से हमने दाने निकाल लिए हैं। अब उन दानों की, उस अनाज की, मसालों की जो भी खेती है हमारी पैदा है, उसको लंबे समय तक हमें रखना है क्योंकि पूरे वर्ष भर और देश भर में उसकी ज़रूरत होती है। तो उसको स्टोर करना होता है। स्टोर करने के दौरान वो अनाज हमारा ख़राब नहीं हो, उसके लिए कुछ विशेष बातों के ऊपर हमें ध्यान रखना होता है। आज हम भंडारण या स्टोर के विषय में ही बारीकी से जानेंगे। भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। दानों को अधिक समय तक हमें रखना है। उसके अंदर सुरक्षा, जब हम फसल के दानों यानी बीजों को निकालते हैं कटी हुई फसल में से, तो उसमें नमी की मात्रा अधिक होती हुई है। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है और अगर नमी के साथ ही उसका भंडारण कर लिया जाए तो उसके ऊपर सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा उसमें पनप जाएंगे, कीट पनप जाएंगे। नमी के कारण उसमें अनेक पीड़क भी कह सकते हैं हम, कीट, जीवाणु और कवक, ये सूक्ष्म जीव ही होते हैं। यानी सूक्ष्म जीव और पीड़क उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको संक्रमित हमारे अनाज को कर सकते हैं। कब? जब नमी की मात्रा दानों में होती है। इसलिए सबसे पहला कार्य, फसल के दानों को भंडारित करने से पहले उनमें से नमी की मात्रा निकालनी ज़रूरी है। धूप के अंदर उसे सुखाया जाए दानों को, जिससे उसमें नमी में कमी आ जाए और उसके बाद उसका भंडारण किया जाना चाहिए। किसान अपना भंडारण कैसे करते हैं फसल का, वो अपने छोटे पैमाना और बड़े पैमाने दो हैं। घरों में धातु के बर्तन हैं, टंकियाँ होती हैं, उसमें करते हैं भंडारण। और जो बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर करना होता है गोदामों में, तो वो वहाँ पर भंडार गृह जो होते हैं और एक साइलो होता है जिसके अंदर अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पर चित्र में साफ साफ दिखाया हुआ है अनाज भंडारण के लिए ये जो साइलो शब्द है, अनाज भंडारण हेतु साइलो, स्टील के भी होते हैं ये, जिसके अंदर अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। उसके अलावा ये भंडार गृह जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें बोरियों के अंदर, जूट की बोरियों के अंदर गोदाम में इन्हें रखा जाता है। इससे इन्हें चूहे एवं कीटों से सुरक्षा होती है। नीम की, इस दौरान हम क्या करें, नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण के दौरान, जो छोटी टंकियां होती हैं
उसमें सूखी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। यह जो बच्ची है ये बहुत ही जिज्ञासु है, जो अपने माँ के द्वारा किए हुए कार्य को ध्यान से देख रही है। और लोहे के ड्रम में माँ ने अनाज को इकट्ठा किया है, साथ में नीम की सूखी पत्तियाँ डाली हैं। तो इसको आश्चर्य हुआ है। नीम की सूखी पत्तियाँ जो कीट हैं उनसे बचाव करती हैं। बड़े गोदामों में इसके लिए रासायनिक उपचार किया जाता है। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। और बड़े भंडार गृह जो ज़्यादा बड़े पैमाने पर हैं उसमें अनाज को सूक्ष्म जीवों से, चूहों से बचाने के लिए रासायनिक उपचार भी किए जाते हैं। वो अभी हम एक चित्र में और गहराई से देखते हैं। भंडारण के तरीके जैसा चित्र में साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक महिला है जो कि धातु के बर्तन साथ दिखाया हुआ है, इसके अंदर इसमें डाला हुआ है। बोरी या धातु के बर्तनों में हम इसे इकट्ठा कर रहे हैं, छोटे पैमाने पर घरों में। और ये बड़े पैमाने के ऊपर पूरा मंडियों में जो इकट्ठा होता है उसके लिए यहाँ आप देख पा रहे हैं गोदाम। और ये साइलो है जो कि स्टील का है, एक तरह से बहुत बड़ा संयंत्र। एक तरह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो सकती है। फसलों को खराब होने से बचाने के तरीके इसमें नीम की सूखी पत्तियों का प्रयोग किया हुआ है। और जो बड़े हमारे भंडार गृह हैं उसके अंदर कुछ रासायनिक उपचार किया जाता है। छोटा बहुत हम रासायनिक उपचार घर पर भी कर लेते हैं, जैसे नीम की सूखी पत्तियों का प्रयोग सही रहता है। यह चित्र साइलो का है, साइलो भंडार गृह का चित्र है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अनाज को भंडारित करने की क्षमता होती है। इस तरह से हमने भंडारण के बारे में पूरा पढ़ा। इस पुस्तक के अंदर हमारी इसमें थोड़ा एक और पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको भी ध्यान से देखते हैं। इस पाठ का अंतिम पैराग्राफ है ये, जंतुओं से भोजन। अभी तक हमने पढ़ा है कि पौधों से जंतुओं को किससे भोजन मिलता है, पौधों से मिलता है। पौधों से, फसलों से, यानी जितने अनाज, मसाले, सब्जियां, फल, ये हमने पढ़ लिया जो जंतुओं का भोजन है, मनुष्य का भोजन है। इसके अलावा हमें पशुओं से भी भोजन मिलता है, जंतुओं से भोजन मिलता है, इस पैराग्राफ में बताया है। हम देख पा रहे हैं दूध एक खाद्य पदार्थ है जो हमें निम्न गाय, भैंस, बकरी आदि से हमें मिलता है। और उसके अलावा जो समुद्र के क्षेत्र के पास रहते हैं, तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग जो मछली का प्रयोग करते हैं खाने के लिए, उसके मीट का प्रयोग भी बहुत सारे लोग करते हैं। और पालतू पशुओं को उचित देखभाल, ये पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। पशुपालन किसे कहते हैं? अपने खेत में या फार्म पर पाले जाने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन देना, उनका आवास, रहने सहने की व्यवस्था, सर्दी गर्मी से उसको बचाव रखना ऐसी जगह, और उनकी समय पर देखभाल, उनका पर कोई कीट, कोई सूक्ष्म जीव, कोई रोगों से उसे बचाना, टीकाकरण कराना, ये सब पशुपालन कहलाता है। इससे पशुओं से भी हमें, कई लोग जो मांसाहारी होते हैं वो पशुओं से भी के मीट से भी उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ बताया है मछली से प्राप्त होने वाला कोड लीवर तेल जो विटामिन डी जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, जानना हमें ज़रूरी है। लेकिन विटामिन डी के दूसरे शाकाहारी लोगों के लिए दूसरे स्रोत भी हैं जिससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। मांसाहारी लोगों के लिए बताया है कि जो
मांस खाने वाले हैं उनके लिए बताया है कि मछली से कॉड लीवर तेल प्राप्त होता है, जो विटामिन डी जिसमें प्राप्त होता है। धन्यवाद।